आदिवासी भगत सिंह की किताबें रखें तो नक्सली और मुसलमान घी या खिदमत शब्द ही बोल दें तो आतंकवादी ठहरा दिए जाते हैं। नमस्कार, द लीडर हिंदी में आपका स्वागत है। हिंदू मुसलमान पर पीएचडी और इतिहास के नवनिर्माण के रसपान के बीच अगर फुर्सत मिले तो अदालतों के 2 फैसलों पर गौर जरूर कीजिएगा। इसलिए क्योंकि भारत में शहीद आजम भगत सिंह की किताबें पढ़ने रखने पर सुरक्षा एजेंसियां किसी छात्र को नक्सली बताकर सालों के लिए जेल में डाल सकती हैं और घी खिदमत शब्द बोलने वाले मुसलमानों को आतंकी बताया जा सकता है। ऐसा हुआ है। अदालत में इन पर बहसें हुई और दोनों मामलों में जेल में बंद आरोपी बरी हुए हैं। पहला केस कर्नाटक का है, जिसमें पत्रकारिता के आदिवासी छात्र बितला मालेकुड़िया और उनके पिता लिंगप्पा मालेकुड़िया को 9 साल जेल में बिताने पड़े हैं, सिर्फ इस बात के लिए कि 2012 के चिंगमंगलू संसदीय उपचुनाव के दौरान छात्र बितला ने स्थानीय प्रशासनिक अफसरों को एक पत्र लिखा था, जिसमें कहा कि अगर आदिवासियों की मांगें नहीं मानी तो वे चुनाव का बहिष्कार करेंगे। इस विरोध का अंजाम ये हुआ कि पुलिस ने उनके घर पर छापा डाल दिया, जहां से भगत सिंह की किताबें, अखबारों के लेख कब्जा लिए और इन्हीं की विनय पर उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए का मामला दर्ज करके दोनों बाप बेटों को जेल में डाल दिया, इस दावे के साथ कि इन्होंने प्रतिबंधित संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी पीपुल्स बार के लोगों को अपने घर में पनाह दी थी। बेंगलुरु की सेशन कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीबी जकाती ने गुरुवार को दोनों बाप बेटों को यूएपीए और देशद्रोह के आरोपों से बरी कर दिया है, ये कहते हुए कि भगत सिंह की किताब और अखबारों की कटिंग रखने पर कानूनन कोई पाबंदी नहीं है। इससे प्रतिबंधित संगठनों के साथ उनके रिश्ते साबित नहीं होते हैं। इस तरह अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण 9 साल जेल में बिताकर बितला मालेकुड़िया और उनके पिता लिंगप्पा मालेकुड़िया जेल से बाहर आ रहे हैं। लेकिन इन्हें किस बात की सजा मिली? उन भगत सिंह के विचारों को पढ़ने की जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए महज 24 साल की उम्र में फांसी का फंदा चूम लिया था। क्या भगत सिंह को पढ़ना देशद्रोह है? ऐसा तो नहीं कि नए भारत में भगत सिंह के विचार अप्रासंगिक हो रहे हैं या किए जा रहे हैं। अब दूसरा केस भी देख लीजिए। हरियाणा के पलवल इलाके में इटावर एक जगह है जहां खुलफाए राशिदीन मस्जिद बनाई जा रही थी। मस्जिद परिसर में ही तबलीगी जमात का सबसे बड़ा मरकज बनाया जा रहा है। जुलाई 2018 में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने यहां छापा मारा, इस आरोप के साथ कि मस्जिद आतंकी फंडिंग से बनाई जा रही है। एनआईए ने मोहम्मद सलमान, मोहम्मद सलीम, आरिफ गुलाम बशीर धर्मपुरिया और मोहम्मद हुसैन मौलानी को पाकिस्तान के आतंकी संगठन आईएसआई से फंड लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। तब से ये जेल में हैं। एनआईए ने मोहम्मद सलमान के 2 मैसेजेस को चार्जशीट में शामिल किया, जिसमें एक मैसेज ये है कि घी का इंतजाम हो गया है, बॉम्बे वाली पार्टी ले जाएगी, उनके हाथों भिजवा देंगे। दूसरा मैसेज था कि आप खिदमत में थे इसलिए आपको मालूम नहीं। एनआईए ने घी और खिदमत को आतंकी भाषा का कोड वर्ड बताया है, इस दावे के साथ कि ये आतंकियों को संसाधन मुहैया कराने की बात कर रहे थे। एनआईए की स्पेशल कोर्ट के जज प्रवीण सिंह ने चारों आरोपियों को बरी कर दिया है, ये कहते हुए कि इन शब्दों के बारे में कोई ठोस सबूत नहीं है, इनके दूसरे अर्थ भी निकलते हैं, इसलिए एनआईए के दावे को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। एनआईए के वकील ने अपनी दलीलों से कोर्ट में ये साबित करने की भरसक कोशिश की कि इन शब्दों का अर्थ विस्फोटक भी हो सकता है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि इन्हें बिना सबूत के विस्फोटक से जोड़ना तर्कसंगत नहीं है और इतने भर से आरोपियों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। खुलफाए राशिदीन मस्जिद पर टेरर फंडिंग के आरोप की जांच के लिए दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष जफरुल इस्लाम ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी। इस जांच दल का हिस्सा रहे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अबू बकर सब्बाक ने द लीडर को बताया कि एनआईए ने बुनियादी प्रक्रियाओं तक का पालन नहीं किया और एक मनगढ़ंत कहानी लिखी थी। शुक्र है कि अल्पसंख्यक आयोग की जांच में उन तमाम तथ्यों को सामने रखा गया जो आरोपियों की बेगुनाही का आधार बने। इन दोनों घटनाओं से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आदिवासी और अल्पसंख्यक मुसलमानों को लेकर एजेंसियां किस तरीके से काम करती हैं। उनकी सामान्य चीज़ों को और बातचीत को भी नक्सली और आतंकी से जोड़कर पेश करने की कोशिशें हो रही हैं, जैसा कि इन दोनों मामलों में सामने आया है।